Hello, dear students. Welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 17. The amplitude of the magnetic field of a plane electromagnetic wave propagating along positive x direction in vacuum is 510 नैनो टेस्ला. ये तो यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और के कैप यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस है. And its angular frequency 60 into 10 power 6 radian per second. Write the expression of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है. तो कुछ सोल्यूशन में जो दे रखा है पहले वो डाटा लिखते हैं. हमें एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स बी नॉट दे रखा है हमें. ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेट 510, ये नैनो टेस्ला यूनिट हो गई, और के कैप डायरेक्शन हो गई. यहाँ के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सेस, तो ये अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ठीक है. अच्छा, नैनो टेस्ला में जो होता है, नैनो टेस्ला जो होते हैं वो 10 की पावर -9 टेस्ला होता है. टेस्ला ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, तो चेंज कर लें, बी नॉट की वैल्यू लिख लेंगे 510 10 की पावर -9 टेस्ला के कैप, और इसे वेक्टर में लिखिए ऐसे क्योंकि डायरेक्शन भी दे रखी है. तो मैग्नीट्यूड लिखें बी नॉट, केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो ये मैग्नीट्यूड है 510 10 की पावर -9 टेस्ला, क्योंकि के कैप का जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 होगा. ठीक है. ये तो दे रखा था. एक हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट किधर कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रही है. तो देखो एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, ये दे रखी है. और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें आपका जेड एक्सेस में, पॉजिटिव जेड एक्सेस में. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, ओमेगा देखिए 60 इंटू 10 की पावर 6 रेडियन पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है. तो देखो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो हमें, ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी पूरे की, वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है या बताती है. तो हम ये लिख सकते हैं कि ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताती है. क्योंकि ई क्रॉस बी जो होगा, ई क्रॉस बी जो होगा, चलो इसे छोड़ो, डायरेक्ट बोल देते हैं. ई क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे है ना. अच्छा, अब बी की डायरेक्शन हमें दे रखी है यहाँ पे कितनी, के कैप, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखी एक्स एक्सिस में. एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है तो आई कैप. तो यहाँ क्या लिखें, इस जगह पे क्या लिखें कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई आए. तो आपने एक सर्कल पढ़ा हुआ ऐसे है ना, ऐसे करके नहीं. तो यहाँ लिख लीजिए आप आई, यहाँ लिख लीजिए आप जे, और यहाँ लिख लीजिए के. अब आई यहाँ लिखा है, जे यहाँ लिखा है, तो आई जे के एरो ऐसे बनाते हैं. ठीक है, ये एरो बना लिया. अब यहाँ क्या लिखें जिससे आई आए. तो जानते हो अगर मैं ऐसे घूमूंगा जे क्रॉस आई ऐसे घूमूं, सॉरी जे क्रॉस के करना मतलब यहाँ पे जे ही आएगा, पक्का है. जे कैप, जे क्रॉस के अगर ऐसे घूम रहे हैं हम, जे से के की तरफ घूमते हैं, हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से जे से के की तरफ घूमे, जे से के, तो एरो की डायरेक्शन में घूमते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव आई है ना. हमें पॉजिटिव आई ही चाहिए था, तो जे क्रॉस ए की वैल्यू आई कैप होती है, ये समझिए. तो हमें ये बात पक्का पता पड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। अच्छा, एक बात समझ में आई है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें ई वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लें ई, और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है हमारा, मैंने निकाला ये, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है आपका। तो ई बराबर ई जे कैप, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ये फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर भी समझो, यहां पर भी ध्यान से समझो, अगर यहां एक्स लिख रहे हैं, अगर हम यहां क्या लिख रहे हैं एक्स, तो ये एक्स से मालूम पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर यहां वाई लिखता के वाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल अलोंग दी वाई डायरेक्शन, है ना, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इस साइन से भी कुछ मालूम पड़ता है, अगर यहां नेगेटिव है, अगर यहां नेगेटिव है और यहां एक्स है, यहां नेगेटिव और यहां एक्स, तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। अगर यहां ऐसे में लिखता ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ये प्लस साइन बता रहा है, अगर पॉजिटिव लिख रहा है तो नेगेटिव, और यहाँ एक्स बता रहा है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। अगर मैं यहाँ वाई लिख देता और प्लस होता, वाई के वाई और प्लस, प्लस है तो माइनस, और वाई है तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है। यहां से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने के डायरेक्शन के बारे में मालूम पड़ता है ना, एक बात। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो वेक्टर फॉर्म लिख रखा है मैंने, तो ऐसे ई वेक्टर बराबर ई का मैग्नीट्यूड लिखें ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जे कैप, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये जे कैप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, और एक्स नेगेटिव माइनस एक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट होने की डायरेक्शन को बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है, ये बता रहा है ना। बस अब वैल्यू सॉल्व करनी है, मेन पॉइंट तो यही था, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब ई नॉट कैसे निकालें सर? ई नॉट अगर निकाल लें तो ई नॉट के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सी बराबर होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं। अच्छा, सी बराबर ये भी होता है ई अपॉन बी, ये भी होता है, ये भी लिख सकते हो आप और ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हमें एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सी बी नॉट दे रखा है, एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो सी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸, और बी नॉट की वैल्यू हो गई 510 × 10⁻⁻9। ऐसा सिस्टम में लिखा है। तो देखो ये हो जाएगा 0, 3, 15, 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 10⁻⁻1, और इससे ये कट गया, तो 153 न्यूटन पर कूलम, ऐसा सिस्टम आ गया। चलो ये तो निकले आया। ओमेगा तो क्वेश्चन में गिवन ही था। के क्या चीज है? के प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है, के आपका ये प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/λ। लेकिन सर लैम्डा तो गिवन नहीं है। मैंने कहा हाँ यार लैम्डा तो गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करें? तो एक सी का ऊपर मल्टीप्लाई करिए और एक सी का आप नीचे मल्टीप्लाई करिए। और फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये c/λ। बहुत से ऐसे नाते न्यू करके नहीं, न्यू बराबर c/λ, ये न्यू भी तो फ्रीक्वेंसी था, सिंबल बदल दिया बस केवल। तो आपको नहीं लगता कि ये c/λ ये फ्रीक्वेंसी है 2πf/c, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो थी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये 2πf होता है, कभी कभी 2πn लिखते हैं। n इज अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, सिंबल फ्रीक्वेंसी के n, न्यू, f कुछ भी बना सकते हो आप। ओमेगा सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं होता, 2πf, दिस इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ओमेगा हो गया? तो k की वैल्यू
कितनी हो गई, ओमेगा अपॉन सी। तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 60 इंटू 10⁶, ये, और सी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 इंटू 10⁸। तो ये 20 इंटू 10⁻⁻2 आ गई आपकी ये, और इसकी यूनिट हो गई मीटर इनवर्स, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा था ना, लैम्डा की यूनिट मीटर और 2 पाई की तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो 2 पाई मीटर इनवर्स ऐसे। तो ई नॉट के भी निकले आया, बस वैल्यू पुट कर दो, तो ई वेक्टर फॉर्म में निकले आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है ये। इसकी वैल्यू निकाली हमने 153 साइन ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, दे रखी है हमें 60 इंटू 10⁻⁶ माइनस के की वैल्यू हमने निकाल रखी है 20 इंटू 10⁻⁻2 एक्स। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई, ये ई वेक्टर हो गया, ये इसका आंसर है भाई। ठीक है, नंबर 18, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल एंड अगेंस्ट इट्स लोड करंट, ये दे रखा है, और फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखो, एक हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, और इससे हमने कोई सेल जोड़ा है ये ऐसे, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें वी दे रखा है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है ऐसे। V इक्वल टू ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ई एम एफ ऑफ द सेल, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, जब सेल में से सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस में जा रही है। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा देखो इस फॉर्मूले की कंपेयरिंग, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस के आर आई प्लस ई। बताओ इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? हाँ, अगर लिख सकते हैं तो इसकी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन से करिए आप, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करिए, स्ट्रेट लाइन से करिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी तो c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अब y इंटरसेप्ट समझते हो आप, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, नेगेटिव y इंटरसेप्ट, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर कट करती है वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस होती है y इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है इसमें, है ना। एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी होता है, और ये जो होता है ये स्लोप होता है थीटा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं हमेशा tan थीटा, ये वाला क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट लिखते हैं। तो y बराबर इस इक्वेशन में लिखेंगे एम एक्स प्लस सी, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो इसलिए tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम ऐसे बनाते इसको ऐसे, तो इसमें स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को तो यहाँ काट रही है, तो y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर काटे वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो इसमें भी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है, लेकिन एंगल ये वाला नहीं लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेते। कौन सा लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। देखो एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल का टेंजेंट m बराबर tan थीटा, क्योंकि यहां पर आपका थीटा ऑब्ट्यूस है, और ऑब्ट्यूस एंगल होता है, तो जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, दैट मीन स्लोप, इसे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा ऑब्ट्यूस और tan की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, तो tan की टेबल पढ़ी होगी आपने, उसमें नेगेटिव आता है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो इसमें स्लोप नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है ना। एक नेगेटिव y इंटरसेप्ट भी बना सकते हो ऐसे, इसमें देखो सी वाई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को नेगेटिव y एक्सिस को काट रही है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है। जब ऐसा होता है और एक्यूट एंगल ही है, स्लोप पॉजिटिव ही है, तो इस वाले केस में जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव आएगा, m नेगेटिव आएगा।
लेकिन सी पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखेंगे तो स्लोप तो पॉजिटिव है इसीलिए mx, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आई क्वेश्चन। कंपेयरिंग कर लो बस केवल इससे। अब देखो y इंटरसेप्ट तो हो गया e, तो y इंटरसेप्ट e हो गया। तो अगर इस ग्राफ बनाए हम इसमें तो देखो x की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, आई कैप। तो x एक्सिस की जगह पर हम आई कैप लिखते हैं, लिख दिया। y एक्सिस की जगह पर लिखते हैं v, तो y एक्सिस की जगह पे v लिख दिया। और c y इंटरसेप्ट है वो भी पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप जो आ रहा है आपका टेन थीटा वो माइनस के आर आ रहा है, और पॉजिटिव y इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो आपका आ रहा है प्लस का e। तो ग्राफ इसीलिए इसका ऐसे बनेगा, ये जहां ये काट रहा है ये y इंटरसेप्ट हो गया, c की वैल्यू हो गई e, ठीक है, और ये करंट एक्सेस हो गई, ये स्लोप हो गया इसका जो टेन थीटा हमें बता रहा है माइनस के आर। ये समझाने के लिए बताया है बस केवल, है ना। अच्छा, इतना कुछ करना नहीं है वैसे आपको तो देखो मैं एक चीज बताता हूं क्या कर रहे हो आप। बस मैंने ये समझाया कि ग्राफ कैसे बनाया आपने, ठीक है, v और i के बीच में। तो देखो ये v है और ये i है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, आपको नहीं लगता यहाँ पे v की वैल्यू e के बराबर होगी, क्योंकि ये तो y इंटरसेप्ट कितना है आपका e है ना बेटा। तो यहाँ पे v की वैल्यू e के बराबर होगी। या ऐसे समझ लो, एट इसे पॉइंट डाल दो a, तो एट पॉइंट a पर अब मेरे को बताओ ये ग्राफ एक्सिस किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है साहब। और करंट कितना है ए वोल्ट पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर करंट देखेंगे तो करंट तो जीरो है, तो करंट जीरो। और इक्वेशन लगा दो v बराबर ई माइनस आई आर। ए पॉइंट पर v की वैल्यू 6 वोल्ट, e निकालना है, i 0 और इंटर रेजिस्टेंस r। तो e बराबर क्या 6 वोल्ट नहीं हो गया। और वैसे भी इससे कंपैरिजन करो इस ग्राफ का, तो इसको e बोल लें जहां ये काट रहा है, तो e की वैल्यू 6 ही तो है। ग्राफ की कंपेयरिंग भी से भी 6 आ रहा है और ऐसे भी 6 आ रहा है। अच्छा, अब r कैसे निकालें, तो देखो बीच में कुछ डाटा के बारे में सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पर इस वाले पॉइंट पर तो सही इंफॉर्मेशन है ना बी पॉइंट पर। तो अगर हम एट पॉइंट बी को ले लें तो यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। बताओ बी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बी पॉइंट पर अगर देखोगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। देखो भाई v ऐसे बढ़ रहा है और i ऐसे बढ़ रहा है, तो b पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो 0 है ना, तो b पॉइंट पर b 0 है। और i कितना है, 12 एम्पियर में दिखा रहा है, तो 12 एम्पियर है। तो v इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक बात समझिए, इस पूरे ग्राफ पर e फिक्स रहता है, e चेंज नहीं होता, क्योंकि e सेल की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सेल के इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मटेरियल पर डिपेंड करता है सेल का ईएमएफ, है ना। I चेंज करने से केवल V चेंज होगा, E पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ये बात समझ में आती है तो E की वैल्यू तो 6 वोल्ट ही रहेगी। तो V की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 6 वोल्ट है और I की वैल्यू 12 है, और इंटरलेशंस निकाल लो। तो ये इधर ले आओ, 12R इक्वल टू 6, तो R इज इक्वल टू 6/12, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5 ओम। इंटरलेशंस ऐसे निकाल सकते हो, या फिर वो स्लो ब्लो करके आपको निकालना है, टेन थीटा निकाल के वो कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अच्छा, स्लोप से कैसे करते हैं, अगर करते तो टेन थीटा का माइनस के आ रहे ना, तो थीटा तो ये वाला होता है बेटा, तो इसे अल्फा मान लो, और थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, है ना। और इस अल्फा को आप यहीं रहने दो, और 180 माइनस के थीटा, टेन अल्फा लिख लो इसे, बराबर 10 180 माइनस थीटा। अब टेन अल्फा तो ये है ये, और इसे क्या लिख सकते हो आप, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस के 10 थीटा, है ना। तो जो को माइनस के 10 थीटा 10 अल्फा के बराबर है, तो इस माइनस साइन को यहाँ ले आओ, तो माइनस के 10 थीटा इज इक्वल टू आर।
और इसकी जगह पर लिख दो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू टेन अल्फा हो गया अब, और आर निकाल, टेन अल्फा निकाल लो यहाँ से, तो आर इक्वल टू टेन अल्फा, और टेन अल्फा लिखे हैं तो परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर देखो कितना है ये वाला 6, और बेस कितना है देखो 12, तो इज इक्वल टू 1/2, अगेन 0.5 ओम। कैसे कर सकते हो, इंटरलेशंस के बेसिस पे करो। बस सबसे पहला जो तरीका मैंने बताया, ए पॉइंट और बी पॉइंट चुनो और कुछ भी मत करो, ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बस। 19, अ चार्ज Q is placed inside a sphere of radius A filled with water, इस पे ध्यान दें, and another charge 2Q is placed inside a cube of side 2A which vacuumed inside. Find the ratio of flux linked with the sphere to the linked with the cube. Take the relative permittivity of water is 80 as 80. Solution. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। Gauss law in electrostatics. Gauss law in electrostatics. ये कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस लिखना, लूप नहीं, लूप अलग चीज होती है। क्लोज लूप जो होता है वो 2D होता है और क्लोज सरफेस 3D होता है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, ऐसे लिखते हैं वहां पे हम, इन वैक्यूम, ठीक है, इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज enclosed by closed surface, closed surface। किसी भी शेप का कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर जो टोटल चार्ज है Q इनसाइड जो भी है, सम करना है आपको, और वैक्यूम है उसके अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस, है ना। ये यहां पे वैक्यूम पे ध्यान दिया आपने, तब 1/ε0 टाइम्स होता है। अगर वैक्यूम की जगह पे कोई मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, तो उस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/ε आएगा, मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से कितने टाइम्स ज्यादा होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल वाला जाता है, जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक होती है एप्सिलॉन बराबर ε0 εr। पहले इसको समझो, एप्सिलॉन का नाम तो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, मीडियम की है। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कह सकते हो या फिर वैक्यूम भी कह सकते हो, वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन मीडियम की जो परमिटिविटी है वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी ज्यादा है, उसको रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन आर। एक एप्सिलॉन आर इसकी और इसकी यूनिट सेम होती है, ये कंपैरिजन फैक्टर है बस केवल एक, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये लिख सकते हैं हम, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, क्या भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं। इसे सिंबल इसके दो होते हैं, के भी लिखते हैं और एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। आपने देखा हो ये फॉर्मूला, ε0 के भी लिखा जाता है,
इसके 2 सिंबल बना सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं अपने पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक स्फीयर है आपका, ये स्फीयर है आपका जिसकी रेडियस ए है और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर फील्ड है भाई इसके अंदर। यहाँ क्या है, वाटर, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें 80 रखी है वाटर की, और इसके अंदर ये एक चार्ज रखा है क्यू, इसकी रेडियस ए है लेकिन चार्ज क्यू है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, बस टोटल चार्ज पे डिपेंड करता है जो उसके अंदर रखा है, और मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम क्या है वहां पे। तो इसमें अगर हम स्फीयर से फ्लक्स निकालें कि स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो मीडियम है ना वहां पर, वाटर एयर नहीं है, इसीलिए ये वाला लगाएंगे। और ये लगाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दें 1 अपॉन एप्सिलॉन की जगह पे लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज इनक्लोज बाई द क्लोज सरफेस। मतलब क्लोज सरफेस कौन है, अब स्फीयर, स्फीयर ही तो क्लोज सरफेस है आपका। तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, क्यू। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस में क्या था, एक क्यूब है ऐसे जिसकी साइड 2a है, एक क्यूब है जिसकी साइड 2a है, शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी साइड 2a है और इसके अंदर 2q चार्ज है और वैक्यूम भी है, मतलब अंदर वैक्यूम है, ऐसा बोला गया। तो अगर हम क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, है ना, क्यूब से, तो कितना आएगा, 1 अपॉन वैक्यूम है इसीलिए एप्सिलॉन आएगा बेटा, वैक्यूम हो तब ये होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स। मीडियम हो जाएगा तो फिर ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहां लिख दो एप्सिलॉन इनटू कितना, 2q, बस हो गया खत्म। दोनों का स्फीयर पहले बोला है, बाद में 2 लगा के क्यूब बोला है, दोनों का डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कर दो, तो 5 स्फीयर अपॉन 5 क्यूब इक्वल टू, इससे तो ये कट गया, क्यू से क्यू कट गया। अब देखो ये इसके साथ आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन आर, 1 अपॉन 2 की वैल्यू और एप्सिलॉन आर की वैल्यू रखी कितनी, 80। ये ऐसे तो हो जाएगा भाई, ये और ये तो कट गए, क्यू से क्यू कट गया, ये इसके साथ ही तो आएगा, इसके साथ ये सबसे ऊपर जाता, तो ये हो जाएगा 1/60, 160। तो रेशियो आ गया 5 स्फीयर रेशियो 5 क्यूब इक्वल टू 1/160। ये इसका आंसर होगा। 20 राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल थिन करंट कैरिंग वायर्स, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए आप, लेट 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पैरेलल है, और वायर्स बी सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर कैरिंग ए करंट I1 I2 रेस्पेक्टिवली। अब देखो एक फिगर बनाते हैं, एक 2 आप लॉन्ग इनफाइनाइट पैरेलल वायर बनाइए, करंट कैरिंग वायर, एक ये बनाया, और एक ये बनाया, ठीक है। इसे वायर 1 कह दीजिए, इसे यहां वायर 2 कह दीजिए। करंट इसमें मान लो कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आपकी I2, और एक दूसरे से जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो R है। ऐसे हमने लेट किया है। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब कोई करंट कैरिंग वायर, सुनना, जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें कोई करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू, इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होना चाहिए। सेल्फ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो कितना, F बराबर ILB साइन थीटा। चाहो तो आप इसे ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, I तो स्केलर क्वांटिटी है, L क्रॉस B।
अब एल की दर्शन वही मानते हैं जो आई की दर्शन होती है, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, इसी का यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो जरा देखें, तो ये बताओ ये I2 वाला वायर किसके मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1 के। हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगा, क्योंकि कोई भी वायर फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे वायर के या दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो I2 किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? I1 के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसीलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। ऐसे ही I1 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो I2 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। तो हम क्या करें, इस वायर के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं P, और इस वाले पॉइंट पर ड्यू टू वायर 1 मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये पॉइंट P वायर 2 पर है आपका, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर 1। इस वायर की ऐसे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। अब ये लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो कितना भाई, B इक्वल टू, या B1 कह देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 करंट है I1, और परपेंडिकुलर सेपरेशन जो है यहां से P पॉइंट तक की वो R है, ऐसे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट 2 से 2 काट के लिखते हैं, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R लिखते हैं, मैंने 4 पाई R लिखा नीचे, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक आया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, अगर स्ट्रेट वायर हो तो राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड ले लीजिए आप, अपनी राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, सब रख लिया। फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो। तो करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो P पॉइंट पर कर लिया। ये जो पाम है ना, ये है पाम, ये नहीं है। पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो ये पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ऐसे आएगा, देखो ऐसे। ये थम गया आपका, ऐसे थोड़ा सा और ऊपर करूं, ये थम गया आपका करंट की डायरेक्शन में, फिंगर गई टुवर्ड द पॉइंट्स, और पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, थोड़ा सा आउट करके दिखाऊं तो डाउनवर्ड आएगा, ऐसे नहीं, समझ में आया होगा। या फिर देखो, अपनी फिंगर को घुमाओ थोड़ा सा, टर नीचे तरफ घूम रही है ना, है ना, तो नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना। करंट की डायरेक्शन में थंब रखिए, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर उस पॉइंट की तरफ रखिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है हमारी फिंगर, तो इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो B1 आया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। अब देखो, I2 करंट कैरिंग वायर I1 के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और जब कोई वायर करंट कैरिंग वायर किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी एल लेंथ पर फोर्स निकाल लें हम। पूछा तो उसने कितनी लेंथ पर है, 1 मीटर लेंथ पर, चाहो तो सीधे 1 मीटर लेंथ पर निकाल सकते हो। मैं एल लेंथ पर फोर्स निकाल रहा हूं, कितनी लेंथ पर, वायर 2 की एल लेंथ पर कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर ड्यू टू दिस वायर, तो कितना, F इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई बी एल साइन थीटा। तो करंट इसमें कितनी है, वायर 2 में I2, फोर्स तो इसी पे लग रहा है ना, जिस वायर पे फोर्स लगता है उसी की करंट आती है यहाँ, है ना। और लेंथ कितनी है, आई बी एल साइन थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड है B1, और लंबाई कितनी है, L लेंथ पे निकालने हैं। एंगल देखना है यहाँ पे, थीटा किसके बीच में एंगल होता है, I और B के बीच में, वैसे एक्चुअल में होता है L और B के बीच में एंगल, लेकिन L की डायरेक्शन वही मानते हैं जो I की है ना। तो L की डायरेक्शन, इस L की डायरेक्शन जो मानेंगे, जो I की डायरेक्शन है वही मानेंगे, ऊपर की तरफ मान सकते हैं। अब L की डायरेक्शन ऊपर है और B की डायरेक्शन नीचे है, डाउनवर्ड, ऐसे देखो ऐसे, और L की डायरेक्शन उधर थी, या I की डायरेक्शन देख लो, 90 डिग्री है उनके बीच में एंगल, इसीलिए साइन 90 डिग्री। ये तो अब क्या हो गया खत्म, I2 B1 की वैल्यू पुट कर दो,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/R और L है ये, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैग्नेटिक फोर्स आया L लेंथ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/R इंटू L। 2 से 2 काट देते हैं बहुत से स्टूडेंट, है ना, तो 2 से 2 कट गया, 2 पाई R नीचे बता, मैं नहीं काट रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया बेटा, न्यूटन, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगा। लेकिन हमसे उसने जो ड्राइव करवाया है ना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ पे निकलवाया है, 1 मीटर लेंथ पे निकलवाया है। इस एल को नीचे ले आओ, एफ अपॉन, या यहां पे लिख दो एडिंग पहले, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो एफ अपॉन एल, एल को नीचे ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/R। ये तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ना। इसे रीड कैसे करते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है ना, एल लेंथ पे इतना लग रहा है तो 1 मीटर लेंथ पे इतना तो लगेगा। यूनिटरी मेथड से एल लेंथ पे फोर्स लगता है एफ, तो 1 मीटर लेंथ पे फोर्स लगेगा F/L। ठीक है, तो इतना फोर्स हो गया, ये डेरिवेशन हो गया इसका, है ना। यही तो एक तो पूछ रहा था हमसे। अच्छा, डायरेक्शन अगर दिखाना चाहो इस फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो आप राइट हैंड से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लो, L क्रॉस B की डायरेक्शन। जो L क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही I की डायरेक्शन, F की डायरेक्शन होगी। अब L की डायरेक्शन मैंने अभी बताई आपको, जो I की डायरेक्शन होती है वही L की डायरेक्शन होती है, तो L की डायरेक्शन तो दिखा दी। अब L की डायरेक्शन में आप राइट हैंड की फिंगर रखें, अगर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकाल ले हो तो राइट हैंड की फिंगर L वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, और छोटे एंगल से अपनी राइट हैंड की फिंगर को B वेक्टर की तरफ घुमाएं। आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एंगल से। तो देखो मैंने पहले L वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे है, ऐसे ऊपर, तो ये रखी ना L वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, तो इसकी डायरेक्शन मैंने अपनी फिंगर रख ली। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे ही, तो छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी फिंगर घुमाओ, है ना, तो थंब इधर आ रहा है ना। थंब इसमें L क्रॉस B की डायरेक्शन को बताता है, ऐसे ऐसे घुमाओ तो L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकाल लें, तो इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आया। या आप इसे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, पहले तो तीनों फिंगर आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड है पर अब ये, है ना, इसमें ये करंट की डायरेक्शन होती है, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, और ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन को सेट करिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेट करते हैं तो देखो डाउनवर्ड गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना, डायरेक्शन कैसी थी, पेपर घुमाइए आप, हाथ नहीं घुमाना अपना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड थी। और करंट की डायरेक्शन देखो मैंने सेट कर दी, ये रही करंट की डायरेक्शन, इधर ही तो है ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन। तो देखो थंब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो थंब ही फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स निकालने के लिए बराबर IBL sin थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो है हैंस डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को और डिफाइन करो। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं जरा वो सुनते हैं। यहां पे हेड डाल देंगे हम 1 एम्पियर, है ना। अब सोच के देखो कि अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है आपको, तो अगर हम R की वैल्यू इफ अगर R 1 मीटर ले लें, है ना, और F की जो वैल्यू है F अपॉन L की वैल्यू का हो, वो लिखें 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अभी समझाता हूं कैसे, है ना। देन I1 और I2 की जो वैल्यू आएगी वो या एंड लिख लो, एंड I1 I2 बराबर I मान लो। देन I की जो वैल्यू आएगी या I1 I2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 एम्पियर आएगी। करके देखो F अपॉन L की वैल्यू इतनी रखो यहाँ, है ना, 2 × 10⁻⁷। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू इसकी 10⁻⁷,
I1 की वैल्यू कितनी, वो I, और I2 की वैल्यू भी I1 I2 की वैल्यू I रखना पहले, और सेपरेशन कितनी 1। तो देखो ये इससे कटेगा, ये मेरे को दिख रहा था यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁷, इसी तो मैंने F/L की वैल्यू कितनी लेट करी, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ये से कट जाएगा तो I स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तब आएगी जब दोनों पैरेलल कंडक्टिंग वायर कितनी दूरी पर रखे हों, 1 मीटर अपार्ट हों, और उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ लगे इतना, और करंट इक्वल हो, तो वायर में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पियर कहलाएगी। देखो लिखता हूं तो समझ में आएगा। ऐसे लिख सकते हो आप इसे कि इफ टू, ऐसे लिख सकते हो इफ टू वेरी लॉन्ग पैरेलल straight wires 1 meter apart carrying equal current, देखो इक्वल करंट मानी I1 I2 बराबर माना है, इक्वल करंट experience a force per unit length 2 into 10⁻⁷ Newton per meter. Then current in each wire is set to be 1 एम्पियर। अब देखो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है उसको समझते हैं। 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर तो था ही हमारा, ये कितनी दूरी पर लेट किया मैंने, 1 मीटर अपार्ट। तो 1 मीटर अपार्ट कैसी करंट इक्वल फ्लो कर रही है उसमें, इक्वल करंट मानी I1 I2 I मानी मैंने लेट करी है। तो कैरिंग इक्वल करंट्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना, देन करंट इन ईच वायर सेट टू बी 1 एम्पियर। तो देखो ये वाला पूरा डाटा अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे ना, तो F/L की वैल्यू पुट कर दी ये रही, और μ0/4π की वैल्यू तो 10⁻⁷ होती है। 2 I1 I2 बराबर इक्वल करंट है, तो I1 I2 I रखा है, और सेपरेशन कितनी है 1 मीटर। यहां से सॉल्व किया तो I की वैल्यू 1 एम्पियर तो आई, इसीलिए इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन द 1 एम्पियर। ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर डायमेटिक सब्सटेंस और पैरामेटिक सब्सटेंस। इसको ड्रॉ करने से पहले कुछ सीखते हैं थोड़ा सा, फिर ड्रॉ करते हैं वापस। तो पैरामेटिक मटेरियल को समझते हैं पहले। पैरामेटिक मटेरियल, तो अगर किसी पैरामेटिक मटेरियल को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, ये B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया मैंने इसको, किसको, पैरामेटिक सब्सटेंस को, तो ये फीवली मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है M, ये फीवली मैग्नेटाइज होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीवली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इसमें एक जब मैग्नेटाइज हुआ है तो यहाँ पे साउथ पोल बना और यहाँ नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हुआ, बी इंड्यूस्ड बोलते हैं इसको, बी इंड्यूस्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, अगर हम यहाँ साउथ पोल बना रहे हैं, यहाँ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो मैंने साउथ टू नॉर्थ ही तो बनाई मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड इसके मैग्नेटिक मटेरियल के जो पैरामेटिक मटेरियल है उसके इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएगा B0 प्लस B इनसाइड, B इंड्यूस्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फीवली मैग्नेटाइज होता है, तो B इंड्यूस्ड स्मॉल होता है, स्मॉल, ठीक है इसमें। अच्छा, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो जब हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये भी फीवली मैग्नेटाइज होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। फीवली मैग्नेटाइज बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए ये साउथ पोल आएगा और ये नॉर्थ पोल आएगा, और बी इंड्यूज कुछ इस तरह से होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होगा वो बी नॉट घटेगा माइनस बी इंड्यूस्ड, ऐसे। ये भी फीबली मैग्नेटाइज्ड है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना। एक और होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसको भी बता देता हूं, लगे हाथ। फेरो, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं वो समझ में आएगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बी नॉट, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फीबली मैग्नेटाइज होता था पैरामैग्नेटिक मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बी इंड्यूज कुछ इस तरह से आता है। तो इनसाइड नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, इनसाइड इसके अंदर वो आएगा बी नॉट, डायरेक्शन सेम है इसीलिए बी इंड्यूस्ड। ये वेरी लार्ज होता है यहाँ, ठीक है, नहीं बड़ी वैल्यू होती है इसकी। अब एक बात बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है ना, बी नॉट प्लस बी इंड्यूज। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा हो जहां पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, दूर दूर। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाती हैं, और जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाता है ना, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। पहला वो कह रहा है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाई का बना देते हैं पहले, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। छोटा सा एक पहले बताओ, अगर एक यहां नॉर्थ पोल बनाऊं और यहां एक साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचते हैं तो नॉर्थ टू साउथ होती हैं ऐसे, और सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं ऐसे, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं। अगर इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में मैं डायमेट्रिक सब्सटेंस को प्लेस करूंगा, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। तो इसे प्लेस करने के लिए देखो मैंने ये कुछ इस तरह से पोल बना लिया है, एक इधर बना लिया है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया है भाई, ये रहा, ये मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस रख लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, निकली और साउथ में एंटर करी, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ऐसे। लेकिन जब यहां अंदर देखोगे तो यहां तो लाइंस ऐसे होंगी, लेकिन जैसे ये इसमें एंटर करेगा ना तो गैप बढ़ जाएगा बेटा, ऐसे, और फिर बाहर निकलेगा फिर गैप कम हो जाएगा। तो यहां तो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना बी नॉट, है ना, लेकिन अंदर तो देखोगे वो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट में से बी इंड्यूस घटाना पड़ेगा, घटाओगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और कम हुआ तो लाइंस के बीच में गैप बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, फीबली रिपेल करता है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो यहां पर एक लाइन और बनाए, यहां तक ऐसे आने के बाद यहां गैप बढ़ा देंगे ऐसे, यहां पे गैप बढ़ गया दिख रहा है आपका, और फिर यहां पे गैप कम हो गया ऐसे, ये दर्शन बनाना जरूरी है। फिर एक और बनाएं ऐसे, ये एंटर करेगा फिर गैप ऐसे, है ना, फिर ऐसे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इसमें ड्रॉ कर सकते हो आप ऐसे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। अच्छा, दूसरा बनाएं बी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कह रहा है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। देखो यहां पे गैप सब जगह बराबर है, लेकिन यहां पे गैप डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर गैप बढ़ गया है, तो आप कह सकते हो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, और गैप क्यों बढ़ाया समझ में आया, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड घट गया है भाई, घट जाता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, सुने, अरे मटेरियल, मटेरियल, फिर दोबारा से बना हुआ ऐसे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसमें यहां आप रख दो कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे। तो नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये, और ऐसे जाएंगी और इसमें एंटर करेंगे। लेकिन देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ज्यादा है, बी नॉट प्लस बी इंड्यूस थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा गैप कैसा हो जाएगा इसमें,
कम होगा तो यहाँ ऐसे शुरू करा और यहाँ पे आके नहीं थोड़ा सा मुड़ जाएंगी बेटा ऐसे, और फिर वापस आ जाएंगे ऐसे। तो देखो यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया है ना, घट गया है ना बेटा, वो बढ़ गया है ना, बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगा तो लाइंस पास पास आ जाएंगी, दोनों ऐड हो रहे हैं ना तो लाइन पास आ जाएंगी ऐसे ही, यहाँ ऐसे, ये ऐसे बेटा। फिर आप यहाँ करोगे, यहाँ तो थोड़ा सा यहाँ तो लाओगे तो थोड़ा सा ऐसे आएगा ऐसे। ऐसे बनेंगे। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामेट्रिक मटेरियल के लिए। अब फेरो के लिए कैसे बनेंगे देखो, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अभी आ जाता, अब जरूरी थोड़ी है यही रिपीट होगा, फेरो के लिए आ सकता है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आता होगा उस चीज को, अगर फील आ गया होगा। अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये रहा है ना। अब देखो यहां जब ये डेवलप हुआ था तो ये भी ऐड ही हो रहा है, लेकिन ये लार्ज वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, पास आ जाएंगी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी बेटा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे, और ये बहुत बस इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत क्लोज होके नहीं, बहुत क्लोज हो जाएंगे बेटा, और यहाँ फिर निकल आएंगे ऐसे। ये भी यहाँ से गई और यहाँ आके नहीं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पर इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे एक और बना दो, ये गई ये ऐसे, ऐसे एक और बना देता हूं। अब पैरा में और फेरो में अंतर दिख रहेगा आपको। देखो फेरो में स्ट्रांगली अट्रैक्शन नहीं था, वीक अट्रैक्शन था, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्शन। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई हैं, क्लोज हो जाएंगी, लेकिन वेरी स्मॉल है बेटा, और इसमें स्ट्रांग है, बी ज्यादा है। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, है ना, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगे। हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर इफेक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय हैवी न्यूक्लियस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द न्यूक्लियस? तो सबसे पहले इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो पहले इम्पैक्ट पैरामीटर हेडिंग डालते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किसके बिटवीन होती है? तो देखो ये हमने बनाया एटम, ठीक है, और रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ था कि किसी भी एटम का एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंट्रल कोर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये बाकी का हिस्सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉलो होता है, दैट मीन्स एम्प्टी होता है, खाली होता है। सारा मास यहां होता है जिसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज भी, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जेड, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जेड। जेड एटॉमिक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज ई, तो दो प्रोटॉन पर 2e, तो जितने भी प्रोटॉन्स हो उतने का मल्टीप्लाई कर लीजिए जेड, ठीक है। अब इंपैक्ट पैरामीटर कैसे कहेंगे? तो इसमें एक सेंट्रल लाइन ना आती है जो न्यूक्लियस से पास हो, एक लाइन ना लो जो सेंट्रल स्ट्रेट लाइन ना लो जो न्यूक्लियस से पास हो रही है, उसे सेंट्रल लाइन ऑफ पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस बोल सकते हो। और ये एक अल्फा पार्टिकल ले लो, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है कितना, 2e पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है? ये वेलोसिटी है अल्फा पार्टिकल की, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी लगा दो तो अच्छा रहेगा। इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल और सेंट्रल लाइन जो पास हो रही है कहां से, न्यूक्लियस से, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है ये वाली,
इसको ही इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, है ना। और जब ये इसके पास जाएगा तो इसके रिपल्सन की वजह से ये अपना पाथ कुछ चेंज कर लेता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी ड्यू टू रिपल्सन। और इस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा। इस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम स्कैटरिंग एंगल। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है उसकी और ये वो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया है तब उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की। तो इसे स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं हम थीटा को, ठीक है। अब बी में और थीटा में क्या रिलेशन होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू होता है 1/4πε0 ZE²। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन पे ही आता हूं, पहले थोड़ा समझा दूं। cot θ/2 और हाफ mv², ऐसे। इसमें बी तो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन हो गई, v वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की, m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, z एटॉमिक नंबर, e एलिमेंट्री चार्ज, थीटा स्कैटरिंग एंगल। तो बी का और थीटा का रिलेशन देखो कैसा है, b cot θ/2 है, ये कॉट है, cot θ/2। अब मेरे को समझाओ थोड़ा सा, अगर हम b इंक्रीज करेंगे, अगर हम b इंक्रीज करते हैं तो थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए बताओ। b इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसा लग रहा है कि b बढ़ा देंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। b बढ़ाने पर cot θ/2 इंक्रीज होगा, क्योंकि cot θ/2 के साथ b का डायरेक्ट रिलेशन है, थीटा के साथ नहीं है। b बढ़ाएंगे तो cot θ/2 इंक्रीज होगा, बट थीटा डिक्रीज होगा। चलिए ऐसे कैसे हो गया जरा समझते हैं। एक बात बताओ, थीटा अगर हम लिखें 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कॉट की टेबल बना रहा हूं, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इधर की तरफ चलने पर थीटा क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो रहा है। अब कॉट थीटा की वैल्यू लिखते हैं, कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू 0। तो देखो इधर की तरफ चलने पर थीटा तो बढ़ रहा है, बट कॉट थीटा की वैल्यू देखो घट रही है। यहां पे इसकी वैल्यू 1.7323, ये इसकी तो इक्वलेंट है ये, और यहां 1 हो गई, कम हो गई, यहां और कम हो गई, यहां और कम हो गई, 0 ही हो गई। तो कॉट थीटा बढ़ने पर कॉट थीटा घटता है। या ऐसे कह दो, इधर की तरफ थीटा क्या हो रहा है, ऐसे थीटा, इधर चलो तो थीटा डिक्रीज हो रहा है और कॉट थीटा आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये लिख रहा हूं, कॉट अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, देखो ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ठीक है। तो एक बात समझ में आए कि बी इंक्रीज होने पर थीटा डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये समझ में आया तो इसकी ट्रेजेक्टरी यहीं से डिसाइड होगी। कैसे, जैसे इंपैक्ट पैरामीटर से हम ट्रेजेक्टरी डिसाइड कर सकते हैं। अब कैसे, जरा देखो, ये मैंने बना लिया द्वारा से न्यूक्लियस, ये एटम बनाया और ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस, सेंट्रल कोर, ये प्लस के जेड चार्ज है ना। तो जैसे जैसे हम इसमें, अभी मैं हेड ऑन कोलिजन देख लेता हूं जिसमें इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, यहां लिखता हूं इफ अगर बी अगर 0 हो तो बी सी के लिए तो 0 होगा, क्योंकि ये लाइन सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, ये वाली। और यहीं पर अगर अल्फा पार्टिकल चल रहा हो तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जैसे जैसे देखो नीचे आते जाएंगे ना तो परपेंडिकुलर सेपरेशन घटती जाएगी, ऐसे नीचे आएंगे तो परपेंडिकुलर सेपरेशन घटेगी, और यहीं आ जाएंगे तो 0 हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तो परपेंडिकुलर सेपरेशन बढ़ेगी, है ना। तो अगर थीटा बी 0 हो जाए, इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाए, तो यहां पे देखो बी 0 रख के देखते हैं। अगर बी 0 रख दें इस फॉर्मूले में तो इंपैक्ट पैरामीटर कितना आता है, तो 1/4πε0 ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई हाफ mv²। तो देखो ये वाला तो 0 में चला जाएगा सारा, तो ये 0 में चला गया, और इस ये वाला डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 में चला जाएगा। तो cot θ/2 की वैल्यू आएगी 0। और कॉट की टेबल में देखोगे आप तो cot 0 की जो वैल्यू होती है cot 90 डिग्री की वैल्यू होती है, cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। कॉट से कॉट कैंसिल कर दी तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। मतलब अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0, अगर बी अगर 0 है तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है। दैट मीन्स ये अल्फा पार्टिकल है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस के 2e, जैसे जैसे इसके पास जाएगा तो इसकी स्पीड घटेगी ड्यू टू रिपल्सन, और यहां पे आके ये रिटर्न कर जाएगा, यहां आके बाद रिटर्न कर गया, ऐसे टकराएगा थोड़ी। इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी ड्यू टू रिपल्सन,
तो ये गया ऐसे और इसी से वापस लौटे आया। इसी को हम बोल रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। यहाँ पे कोलाइड थोड़ी कर पाएगा भाई न्यूक्लियस से, बस इसी को बोल देते हैं दूर से ही चला गया वापस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर हेड ऑन कोलिजन अल्फा पार्टिकल विद न्यूक्लियस? तो एक आंसर तो यही हो गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हेड ऑन कोलिजन के लिए 0 होगी, है ना। अच्छा, अब आगे सुनते हैं। अब ट्रेजेक्टरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा, जैसे जैसे हम अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ाएंगे। तो देखो मैंने ये पहला वाला पार्टिकल था, ये दूसरा इम्पैक्ट अल्फा पार्टिकल, मैंने ये इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ गया, बी ये हो गया, ये रहा। इसके लिए तो बी 0 था, इसके लिए इस वाले के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर ये होगा। जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, तो इसका ट्रिंगल घट जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। इसके लिए 180 था, इसका ट्रिंगल कम हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा और ऐसे रिपेल कर जाएगा, है ना। तो देखो इम्पैक्ट पैरामीटर तो इफेक्ट डाल रहा है ट्रेजेक्टरी पर। अब देखो और इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ा दो ऐसे, ये अल्फा पार्टिकल, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है ये वाला। स्कैटरिंग एंगल जैसे बी बढ़ा, बी इंक्रीज तो थीटा फिर डिक्रीज, तो फिर ये और जाएगा ऐसे, और ये रिपल्सन की वजह से ऐसे हो जाएगा ऐसे। स्कैटरिंग एंगल कम हो गया। देखो स्कैटरिंग एंगल ओरिजिनल डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वही तो बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल, घट रहा है। देखो यहां और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ा दिया। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर अब इतना हो गया, यहां से यहां तक सेंट्रल लाइन से देखते हैं ना, तो जैसे बढ़ाया तो यहां पे स्कैटरिंग एंगल और घट गया। देखो अब स्कैटरिंग एंगल ये हो गया, ये वाला ऐसे चला गया, और कर देंगे तो अल्फा पार्टिकल सीधा चला जाता है फिर। और मोस्टली अल्फा पार्टिकल जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं ऐसे ऐसे, है ना। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर आपकी अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी पर इफेक्ट डाल रहा है। तो यही पूछ रहा है, हाउ डज द इम्पैक्ट पैरामीटर इफेक्ट द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन हैवी बाय हैवी न्यूक्लियस? तो इसमें 2 लाइन लिख सकते हो आप। पहली, इफ इम्पैक्ट पैरामीटर बी लिख देता हूं, आप लिख देना इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज, अगर ये लार्ज है, देन डिफ्लेक्शन या फिर स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर ये बी लार्ज है तो स्कैटरिंग एंगल स्मॉल होगा, इज स्मॉल, है ना। और सेकंड लिख देना इसी में, इफ बी इज स्मॉल देन, अगर बी स्मॉल होगा देन डिफ्लेक्शन जो होगा या स्कैटरिंग एंगल किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल, बी स्मॉल है तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा, इज लार्ज। और स्कैटरिंग एंगल से तो पाथ डिसाइड हो रहा है। तो ये तो आपका पहले वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाले पार्ट का आंसर पूछ रहा है हमसे कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है हेड ऑन कोलिजन के लिए। तो अगर आपका हेड ऑन कोलिजन होगा, फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन जो है उसके लिए थीटा 180 डिग्री, और थीटा 180 डिग्री तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0, तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन डी ब्रॉगली wavelength lambda versus 1 upon root v, where v is accelerating potential for a particle of mass m and charge q. Obtain the slope of this graph. ठीक है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, तो ये होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। एच इज अ यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट, बट हमें इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, एच अपॉन इसे लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम इसको, और लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हैं एच अपॉन रूट के अंदर 2 टाइम रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, के इज अ काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऐसे सर ये कैसे आ गया, मोमेंटम की जगह पे ये कैसे आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होता है, या मोमेंटम का पहले लिख देता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तभी तो लिखा है यहाँ पे मोमेंटम। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम भी पढ़ते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ऐसे इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में
आप ऊपर नीचे m का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ। एम बी, तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, और ये काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से पी स्क्वायर निकालें तो 2m काइनेटिक एनर्जी, तो P इक्वल टू रूट के अंदर 2m इंटू के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अच्छा, अब आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी की लिख दो ये प्लांक कांस्टेंट रूट के अंदर 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ के h अपॉन रूट के अंदर 2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम, h अपॉन 2m क्यू अलग कर लें और 1 अपॉन रूट v अलग कर लें। अब देखो यहां जो ग्राफ पूछ रहा है ना, वो 1 अपॉन रूट v के बीच में पूछ रहा है, 1 अपॉन रूट v और लैम्डा के बीच में पूछ रहा है। तो ग्राफ हमसे पूछा है लैम्डा वर्सेस 1 अपॉन रूट वी। तो 1 अपॉन रूट वी में और लैम्डा में अगर ये सब कांस्टेंट मान लें, मास और चार्ज, और एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट वी। इसमें और इसमें डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और डायरेक्ट रिलेशन है तो हमें 1 अपॉन रूट वी और लैम्डा में जब ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है सर, ग्राफ तो बन गया। अब स्लोप कैसे निकालेंगे सर इस ग्राफ का? तो मैंने कि ये तो बहुत आसान काम है, थोड़ा सा एक चीज मैंने पहले बता दूं तब मैं स्लोप निकालता हूं। क्या आपकी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन जो इक्वेशन है ये 2m³ इंटू 1 अपॉन रूट वी प्लस 0 लिख सकता हूं, यहां लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसकी कंपेयरिंग आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग कर दो, y बराबर mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से तो कंपेयरिंग कर सकते हैं। अब इसमें c क्या चीज होता है? y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है सर? तो y इंटरसेप्ट के बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो देखो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को जिस पॉइंट पर काटती है, जैसे ये स्ट्रेट y एक्सेस है, इसको स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सेस को यहां काट रही है, तो जिस पॉइंट पर y स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है y इंटरसेप्ट, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसमें पॉजिटिव है ना। अगर हम ऐसे बनाते ऐसे, तो देखो अब ये नेगेटिव y एक्सेस को काट रही है यहां, तो यहां से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट है ना। इसमें जब हम लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं बेटा, ये स्लोप होता है m बराबर tan थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज नहीं लेते एंगल, ठीक है। तो m बराबर tan थीटा, तो इसकी इक्वेशन होती है mx प्लस सी, और इसकी इक्वेशन लिखें तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इसका भी लेंगे, ये थीटा, तो y बराबर mx माइनस के सी, क्योंकि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। लेकिन y इंटरसेप्ट जीरो भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन यहीं से जाए। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन जो y एक्सेस है आपकी, वो स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को ऑरिजिन पे काट रही है, तो ऑरिजिन से जिस पॉइंट पर काट रही है वहां से ऑरिजिन तक के डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो c0 हो गया ना इसमें, तो इसमें ये स्लोप हो गया थीटा, तो y बराबर mx और c0 हो गया ऐसे। तो इसी कंपेयरिंग कर रहे हैं इसी से इसकी, तो c तो 0 है बेटा आपका। x देखो यहां हमने ग्राफ बनाया है, यहां पे बनाया है 1 अपॉन रूट वी, है ना, ये देखो, और यहां लिखा है हमने लैम्डा, और हम यहां लिखते हैं ऐसे कंपेयरिंग करते हैं, तो यहां लिखते हैं x और यहां लिखते हैं y। तो x की कंपेयरिंग मैंने किससे करी है? 1 अपॉन रूट वी से, तो c तो हो गया 0, और x की कंपेयरिंग करी है मैंने 1 अपॉन रूट वी से, क्योंकि x की जगह पे मैंने 1 अपॉन रूट वी लिखा है, और y की कंपेयरिंग मैंने लैम्डा से करी है, क्योंकि y की जगह पे मैंने लैम्डा लिखा है।
तो आपको नहीं लगता ये एम क्या चीज़ होता है? ये एम ही तो स्लोप होता है, जिसे हम टेन थीटा बोलते हैं। तो स्लोप की वैल्यू इसी से कंपेयरिंग होगी बेटा, इसीलिए जब ये ग्राफ आएगा तो जो उसका जो स्लोप आएगा टेन थीटा, कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने पर y इंटरसेप्ट तो 0 आया, एंड जो स्लोप है एम दैट मीन्स टेन थीटा, इसी को हम स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो आ रहा है ये h अपॉन रूट के अंदर 2m/q आ रहा है। तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई बेटा आपकी, हमसे यही तो पूछी है। तो ग्राफ ये बना देंगे, कंपैरिजन करके हम स्लोप दिखा देंगे उसको। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक।